डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में भारत में समाचार पत्रों के विकास का अध्ययन कर रहे थे और वो उस क्लास का प्रथम खंड था। आज उसके बचे हुए भाग इसके दूसरे खंड में पढ़ाने जा रहे हैं। पूर्व के क्लास में जो बातें बताई गई वो ये बताई गई कि भारत में जो समाचार पत्र का विकास था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुआ और इसीलिए अभिन्न रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से उसका जुड़ाव जुड़ा हुआ था। इस क्रम में हमने पाया था कि आरंभ में कुछ अंग्रेजों के द्वारा भारत में समाचार पत्रों का विकास किया गया, जब बुनियाद डाली गई, और ये वो अंग्रेज थे जो कंपनी को तंग करना चाहते। उसी के साथ साथ कुछ भारतीयों के द्वारा भी समाचार पत्र प्रकाशित किए गए, जिसमें राजा राम मोहन राय का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। और राजा राम मोहन राय के विरोध में हम लोगों ने देखा था कि राधाकांत देव नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रिका नामक समाचार पत्र के माध्यम से राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध किया। वो जो समय था 1857 से पूर्व का, वो समाचार पत्रों के इतिहास में एक ऐसा समय था कि उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं थी। लोग समाचार पत्रों को पढ़ते नहीं थे, रीडर काफ़ी कम थे, इसलिए समाज पे उसका प्रभाव नगण्य था। इसीलिए अंग्रेज भी उसको ध्यान नहीं दिया करते थे और उस पीरियड में कुछ ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रतिबंध लगाने के भी प्रयास किए गए थे। तो वो प्रतिबंध के शीर्षक में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे अलग से। लेकिन मिला जुला कर बात ये कि एक प्रकार से माना जाए तो 1857 से पूर्व भारत में समाचार पत्रों का विकास आरंभ हो चुका था, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो समाचार पत्र होते हैं उसकी बुनियाद 1857 के विद्रोह के बाद देखने को हम लोग को मिलती है। और ये वो क्षण था जिस क्षण में समाचार पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महती भूमिका निभाई। तो इसी आधार पर हम आज के क्लास में 1857 के समाचार पत्रों के का जो विकास है वो 1857 के विद्रोह के बाद के काल का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक शीर्षक बना देते हैं कि 1857 के पश्चात समाचार पत्रों का विकास। देखिए, 1857 के पश्चात जो समाचार पत्रों का विकास होता है तो उसकी एक विशेषता थी इस पीरियड में, और वो विशेषता क्या थी वो जानना काफी महत्वपूर्ण है कि प्रजातीय आधार पर समाचार पत्रों को वर्गीकृत किया गया। भाषा के आधार पर नहीं। इसके क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के पश्चात भारत में भारतीय और अंग्रेज नाम की दो प्रजातियां स्पष्ट रूप से आमने सामने आ गई। पहले तो थी ही, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी, लेकिन पहले और अब में एक अंतर हो गया
पहले था कि जो अंग्रेज थे भारत में, उनका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से परजातीय विभेद करना नहीं था। आपने देखा कि 1833 के अधिनियम के माध्यम से बाज़ाब्ते तौर पर इसकी घोषणा की गई थी। उसके धारा 87 के तहत हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। हालांकि वो एक हाथी का दांत ही था, वास्तविक रूप से वो अंदर अंदर प्रजातीय आधार पर विभेद पहले भी किया करते थे। लेकिन समाचार पत्रों के परिवेश में हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जो अंग्रेज समाचार पत्र से संबंधित लोग थे, यह कह लीजिए कि अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित समाचार पत्र था, वो एक प्रकार से ब्रिटिश शासन का समर्थक बन के उभरा और उस समर्थन में उसके सारे गलत कामों का समर्थन किया, भारतीय पक्षों को नहीं रखा और अंग्रेजी जाति के या ब्रिटिश जाति के श्रेष्ठता की बखान की और इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की कि जो भारत के लोग हैं वो एक पूरी तरीके से असभ्य समाज के लोग हैं, उनके पास कोई संस्कृति नहीं है और अंग्रेजों का ये दायित्व बनता है कि वो इनको सभ्य बनाए। यानी ब्रिटिश शासन के औचित्य को प्रमाणित करना शुरू किया कि अगर अंग्रेज यहाँ नहीं आते तो भारत का में रहने वाले लोग एक जंगली प्रवृत्ति के लोग हैं और ये जंगली जानवर के रूप में रहते। तो ये जो भावना थी जो ब्रिटिश समाचार पत्रों के माध्यम से 1857 के बाद उभर करके सामने आई, उससे ये समझ में आता है कि अंग्रेज जो है, ब्रिटिश पत्रकार जो है, अब भारत में प्रजातीय आधार पर समाचार पत्रों का संकलन करने लगे और दूसरी ओर भारत के लोगों के द्वारा समाचार पत्र निकाला गया तो वो किसी भाषा में हो, उसको प्रजातीय आधार पर उसकी पहचान की गई कि ये भारतीय द्वारा छापा गया समाचार पत्र है और इसका विरोध होना चाहिए, उस पर नियुक्ताएं लादी जानी चाहिए, उस पर बहुत सारे जो है अपात्रताएं लादी जानी चाहिए। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि 1857 के पश्चात जो भारत में समाचार पत्रों का इतिहास या विकास हम लोग को दिखाई पड़ता है वो ये कि अब स्पष्ट रूप से भारत में समाचार पत्र अंग्रेज और भारतीय के रूप में विभाजित हो गए, यानी प्रजातीय आधार पर विभाजित हो गए, चाहे उनका भाषा कुछ भी रहा। क्लियर? अब ऐसे परिवेश में देखते हैं हम लोग कि अंग्रेजों के द्वारा निम्न समाचार पत्र निकाले गए। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसका नाम और किस वर्ष से निकाला गया। तो सबसे पहला नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया का। जो 1861 ईस्वी से निकलना प्रारंभ हुआ, आज भी निकलता है। दूसरा समाचार पत्र था स्टेट्समैन। ये आज भी कलकत्ता से निकलता है और इसकी अंग्रेजों ने स्थापना की थी। इसका समय था 1875, 1875। तीसरा था सिविल एंड मिलिट्री गजट। सिविल एंड मिलिट्री गजट, ये 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, उसके बाद पायनियर
और इंग्लिश मैन। ये सब समाचार पत्र थे और इनकी कुछ खास खास विशेषताएं थी। जैसे इंग्लिश मैन जो था ये सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी था। रूढ़िवादी प्लस प्रतिक्रियावादी था ये। और पायनियर जो था वो सरकार समर्थक था। स्टेटमेंट्स का जहां तक ताल्लुक है, इसके बारे में कहा जाता था कि ये उदार विचारों का मालिक, यानी थोड़ा लिबरल था, भारतीयों का बहुत ज्यादा विरोध नहीं करता था। स्टेट्समैन। तो ब्रिटिश, ये जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसके डेट्स पूछे जाते हैं और इसका नेचर पूछा जाता है। तो अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 1857 के विद्रोह के बाद प्रजातीय आधार पे जो विभाजन हुआ समाचार पत्रों में, तो कैसे हुआ कि अंग्रेजों के माध्यम से भी समाचार पत्र अब निकाले जाने लगे। यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा, उनके समर्थन से, थे प्राइवेटी व्यक्ति, लेकिन उनका ब्रिटिश शासन से समर्थन होता था। और जो जिन लोगों ने भी समाचार पत्र निकालने आरंभ किए वो अपने आप को भारतीयों से अलग हटके प्रजातीय आधार पे अपने आप को विभाजित किया, अपने आप को उच्च समझा, भारतीयों को निम्न समझा। तो इस आधार पर जो उस समय समाचार पत्र में सबसे पहला निकला टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, जो आज भी छपता है और आज भी आपके पास है, लेकिन अब अंग्रेजों का नहीं है। अब जो आज़ाद हुआ भारत तो सब बेच करके गए, तो अब भारतीयों का है। स्टेट्समैन, सिविल एंड मिलिट्री गजट, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, पायनियर और इंग्लिश मैन, ये वो समाचार पत्र थे जो अंग्रेजों के थे और प्रजातीय आधार पे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। और इनका पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा था वो इस बात का था कि अंग्रेजों को श्रेष्ठ समझे और भारतीयों को हीनतर समझे। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कुछ अपनी व्यक्तिगत लाक्षणिक विशेषताएं थी जिनको भी जानना काफी महत्वपूर्ण है। जैसे स्टेटमेंट सारे समाचार पत्रों में लिबरल था। लिबरल इन द सेंस कि बहुत कड़वा बात नहीं कहता था भारतीयों के पक्ष में, जो भी बात कहनी होती थी उसको बहुत मीठे अंदाज में कह करके निकल जाता था। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो भारतीयों का समर्थक था, सिर्फ कहने के अंदाज उसके अलग थे, इसलिए कहा जाता है कि उसके विचार उदारवादी थे। इसी प्रकार से इंग्लिशमैन जो था ये कट्टर रूढ़िवादी था, प्रतिक्रियावादी था। यानी इसने जातीयता फैलाई, प्रजातीयता फैलाई, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच द्वंद्व उत्पन्न किया। और अगर कोई भारतीय समाचार पत्र ब्रिटिश शासन का विरोध करता था, इसके किसी कार्यों का विरोध करता था, तो तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करता था इंग्लिश में और भारतीय समाचार पत्रों के प्रति। जहां तक पायनियर का था तो एक ऐसा था कि इसको सरकार से बाजाप्ता पैसा मिलता था पायनियर को। आज भी यूपी में पायनियर समाचार पत्र जो है वो पाया जाता है, छपता है, वहां आपको मिलेगा। ये वहां का लीडिंग समाचार पत्र और सरकार का पूरा ये समर्थन करता है। तो इस प्रकार इतने समाचार पत्र अंग्रेजों के द्वारा निकाले गए और इनमें कुछ की लाक्षणिक विशेषताओं का हमने वर्णन किया। अब देखिए अगला जो टॉपिक हम आपको लेने जा रहे हैं वो ये कि भारतीयों के द्वारा निकाले गए समाचार, भारतीयों के द्वारा निकाले गए समाचार, इसको भी बिंदुवार लेते हैं। निकाले गए समाचार, हाँ, उसमें सबसे पहला है सोम प्रकाश। क्या? सोम प्रकाश। इसके जो संपादक थे उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर था।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर था और इसका जो निकालने का वर्ष था 1859, 1859। इस समाचार पत्र के साथ जो विशेषता जुड़ी हुई है वो ये कि नील आंदोलन का खूब प्रचार किया इसने। और प्रचार करने का परिणाम क्या हुआ कि जो लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लाया गया, वो इसी के विरुद्ध लाया गया, इसी को लक्ष्य कर करके लाया गया था ये, क्योंकि इससे सरकार काफी आहत थी, परेशान। तो 1857 के पश्चात जो पहला दृष्टांत हम लोग को समाचार पत्र के परिवेश में मिलता है, जो चर्चा में रहा, वो था सोम प्रकाश। 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला। आपको पता था कि ये वो समय था जिस समय बंगाल में नील आंदोलन चल रहा था। नील आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कुछ अंग्रेजों ने भी साथ दिया था नील आंदोलनकारियों का। ये हम लोग ऑब्जेक्टिवली पहले पढ़ चुके हैं। अंग्रेजों का मतलब क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों ने। और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज या ब्रिटिश शासन काफी दुखी थे इससे कि सोम प्रकाश जो है वो उत्तरदायी है नील आंदोलन को घटित करवाने में। इसलिए जब आंदोलन समाप्त हो गया तो अंग्रेज उसको लक्ष्य रखे रहे। और जब लीटन आया, लीटन का पीरियड जो था 76 से 80 ईस्वी तक, तो उसमें 1878 ईस्वी में देसी भाषा पत्र अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसको लाया गया, देसी भाषा पत्र अधिनियम को। और वो सिर्फ इसलिए लाया गया कि उसमें जो शर्तें लगाई गई थी वो ये पूरा नहीं कर रहा था सोम प्रकाश। और परिणाम क्या हुआ कि इसको बंद हो जाना पड़ा। तो सोम प्रकाश परीक्षा के दृष्टिकोण से इस ढंग से महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो क्या कि कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जिसको लक्ष्य करके, जिसको ध्येय कर करके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया, या वर्नाक्यूलर प्रेस के द्वारा जो है कौन सा समाचार पत्र भारत में बंद किया गया। तो वो है कौन सा? सोम प्रकाश। क्लियर? अब देखिए अगला पेपर उठाते हैं। अगला जो है हिंदू पैट्रियार्क। हिंदू इसके साथ जो बातें जुड़ी हुई है कि एक्चुअली में था क्रिस्टोदास पाल का। हाँ, लेकिन दास पाल से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खरीद लिया। इनका जब समाचार पत्र बंद हो गया तो इन्होंने हिंदू पैट्रियार्क को, जिसके संपादक क्रिस्टोदास पाल थे, उससे खरीद लिया। और क्रिस्टोदास पाल की विशेषता ये थी इनकी कि ये पत्रकारिता का राजकुमार कहलाते थे। पत्रकारिता के राजकुमार के उपमा क्रिस्टोदास पाल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिवली आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदू पैट्रियार्क क्या है। तो एक ऐसा समाचार पत्र है कि जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र सोम प्रकाश बंद हो गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण, तो पूर्व से प्रकाशित होने वाले हिंदू पैट्रियार्क को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्रिस्टोदास पाल से खरीद लिया।
और कृष्णोदास पाल कौन थे साहब? तो इनको पत्रकारिता के राजकुमार की उपमा मिली हुई थी, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र के बादशाह थे। अब उसके बाद अगला जो समाचार पर आपको देखना है वो है आनंद बाजार पत्रिका। आनंद बाजार पत्रिका, ठीक है। इसके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो है मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। इसके साथ कुछ डेट्स आपको याद रखने हैं। वो है कि ये आरंभ जो हुआ वो 1868 ईस्वी, ठीक है, एक डेट तो ये हुआ। उसके बाद 1878 ईस्वी एक डेट हुआ, और उसके बाद 1891 ईस्वी एक डेट हुआ। तो 1867 में क्या हुआ? सॉरी 68 में आरंभ हुआ ये, यानी इसकी शुरुआत की गई। और 1878 में क्या हुआ कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था तो देसी भाषा के लिए था, तो ये छपता था आनंद बाजार पत्रिका किसमें? बंगला में। तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के परिवेश में कि रातों रात इसने चेंज कर लिया अपने आप को अंग्रेजी में, कि अब जो है आप बंगला पर ना आपका एक्ट लागू होगा, अंग्रेजी पर तो नहीं लागू होगा। तो पूरे समाचार पत्र को ही, आनंद बाजार पत्रिका को ही इसने क्या चेंज कर दिया? अंग्रेजी में। और ये था साप्ताहिक, तो 1891 में इसने क्या कर दिया? दैनिक कर दिया, कि अब जो है ये डेली निकलेगा। और आज भी वेस्ट बंगाल का ये लीडिंग पेपर है आनंद बाजार पत्रिका। आप जाइएगा तो सबसे ज्यादा इसी को लोग पढ़ेंगे, और आज भी 2 भाषाओं में निकलता है। आनंद बाजार पत्रिका आपको बंगला में भी मिलेगा और आनंद बाजार पत्रिका आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो ये जो समाचार पत्र है जो अभी वर्तमान समय में वेस्ट बंगाल में चलता है, इसका जुड़ाव छात्रों स्वतंत्रता आंदोलन से। हिंदी में नहीं, हिंदी में ठीक। हिंदी के व्यूअर रीडर्स कम ना है तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद अगला नाम जो है वो हिंदू, ठीक है। ये वीर राघवाचारी थे इनके संपादक, वीर राघवाचारी थे, और ये मद्रास से निकलता था। कहां से? मद्रास। और ये जो निकलना प्रारंभ हुआ मद्रास से वो 1878 में, 1878 में, और उस समय साप्ताहिक में निकलता था। 1881 ईस्वी से 1881 से ये दैनिक हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसके साथ जुड़ा हुआ बात यह है कि दैनिक माने प्रतिदिन निकलने वाला ये प्रथम था समाचार पत्र। अभी तक जो भी समाचार पत्र निकल रहे थे वे सब के सब साप्ताहिक निकल रहे थे। ये प्रथम समाचार पत्र था जो दैनिक के रूप में निकाला जाने लगा। क्लियर? अब देखिए अगला जो समाचार पत्र है वह है बंगवासी। क्या है? बंगवासी। इसको जो निकालने वाले थे जोगिंदर नाथ बोस, जोगिंदर नाथ बोस, और निकालने का जो समय था वो 1881 था। उसके बाद अगला था संजीवनी। और इसके जो संपादक थे वो थे प्रकाश पृथ्वी चंद्र राय। पृथ्वी
चंद्र राय। समय इसका नहीं मिलता है। उसके बाद इंडियन मिरर एक समाचार पत्र था, जिसके संपादक देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष थे। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष थे, और इसका वर्ष हम लोग को मिलता है वो था 1861। उसके बाद एक नाम और है, दो नाम, एक है मराठा और दूसरा है केसरी। इस पर बहुत सवाल आता है। हाँ, मराठा और केसरी। तो इसके आरंभ में संस्थापक आगरकर थे, और इसके जो है केलकर थे। मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, और जो केसरी था वो मराठी भाषा में था। और ये दोनों को 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने खरीद लिया। बाल गंगाधर तिलक ने खरीद लिया, और फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों समाचार पत्रों ने निभाई। ठीक है, तो पहले इतना समझ लेते हैं, और भी समाचार पत्र है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहां तक हम लोग समझ चुके थे, नहीं हिंदू तक। अब आगे बढ़ते हैं कि ये बंगवासी और जो संजीवनी है, इसकी जोगिंदर नाथ बोस ने बंगवासी की स्थापना की थी और पृथ्वी चंद्रा ने संजीवनी की स्थापना की। ये स्थापित हुआ था 1881 में, लेकिन इसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दोनों समाचार पत्रों ने निभाई वो जब स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध चल रहा था 1905 ईस्वी में। तो उस समय इन दोनों समाचार पत्रों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा प्रकाशित कलकत्ते से किया गया, ये भी इंग्लिश में था। ये दोनों समाचार पत्र है वो परीक्षा के जैसे सोम प्रकाश और आनंद बाजार पत्रिका पर बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जामिनेशन में। तो ये दोनों में क्या चीज जुड़ी हुई थी वो मैंने आपको बताया, आप इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार से मराठा और केसरी जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से, सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण, और डिफरेंट एंगल से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न जो आपको आता है कि मराठा के आरंभिक संपादक कौन थे, या केसरी के आरंभिक संपादक कौन थे। तो देखिए यहां पर टेक्निक आपको बता रहे हैं कि स्वर और व्यंजन शब्द होते हैं, अक्षरों का विभाजन होता है हिंदी वर्णमाला में। तो इसमें आप देख लीजिए कि केसरी और मराठा दोनों स्वर से लिखा हुआ है, सॉरी व्यंजन से लिखा हुआ है। तो का व्यंजन में पहले आता है और मा बाद में आता है। अब आगरकर और केलकर, समझ गए, तो उसमें आदमी कंफ्यूज करता है कि कौन किसका संपादक था। तो व्यंजन में जो सबसे पहले आया तो स्वर उसमें होगा सबसे पहले, यानी आगरकर, और व्यंजन में जो सबसे बाद में आया तो फिर व्यंजन का जो पहला वर्ड होगा केलकर का वो होगा। तो ये आप कोडिंग कर लीजिएगा तो कभी भी आप नहीं भूलिएगा। और अगर कोडिंग करके अपने पास नहीं रखेंगे मराठा और केसरी के आरंभिक संपादक के बारे में, तो पढ़ा हुआ चीज आप जानबूझ के गलती करेंगे। तो अभी क्लास में आप कोडिंग कर लीजिए कि मराठा और केसरी को इस ढंग से व्यंजन के प्रथम अक्षर और बाद वाले अक्षर। तो अब आगरकर और केलकर है तो पहले सबसे पहले स्वर आता है,
तो चूंकि स्वर पहले आता है इसलिए व्यंजन का प्रथम अक्षर के साथ उनका जुड़ाव होगा। तो मतलब क्या हो गया कि केसरी के संपादक आगरकर हो, और जब एक आप याद कर लिया तो फिर मराठा का केलकर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। क्लियर? अब इसके साथ क्या है कि भाषा पर प्रश्न पूछा जाता है। अगर भाषा पर भी कोडिंग नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आमतौर पे मराठा को पूछा कि मराठा था, आप बोलेंगे मराठा तो मराठी भाषा में हो, ये हिट करेगा दिमाग पर। लेकिन इसको उलट दीजिए, मराठा जो था वो अंग्रेजी में था और जो केसरी था वो मराठी भाषा में। क्लियर? और 1881 में छप रहा था पहले से। पहले 1881 से पहले जो संपादक थे आगरकर और केलकर थे, 1881 में इसको बाल गंगाधर तिलक ने खरीद लिया, दोनों समाचार पत्र। और जब खरीद लिया तो ये समाचार पत्र उसके बाद ज्यादा प्रभावशाली हो गए, क्योंकि इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से महाराष्ट्र में तिलक जो है वो राष्ट्रवाद को विकसित करने में काफी सफल रहे। और यही वजह है कि इसमें जो लेख लिखते थे, तिलक दो बार जेल गए। एक बार 1898 ईस्वी में आपको पूना में जो प्लेग फैला था या चिपुलकर बंधुओं को जो फांसी मिली थी, उस पर लेख लिखने के कारण 18 महीने की सजा हुई थी। और दूसरा 1908 ईस्वी में जब मराठा में लेख लिखा ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो उसके आधार पर 6 वर्ष की सजा देकर उनको मांडले जेल भेज दिया गया। तो ये दोनों समाचार पत्र फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में उग्रवाद को जन्म देने के लिए उत्तरदायी था। जो उदारवादी चरित्र था कांग्रेस का, कांग्रेस के चरित्र को उदारवादी से उग्रवादी बनाने में, एक्सट्रीमिस्ट बनाने में अगर कोई समाचार पत्र ने महती भूमिका निभाई तो वो समाचार पत्र था मराठा और केसरी। इसको खींच लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो अगला समाचार पत्र है छात्रों, वो है बंगाली। इसके जो संपादक थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और इसका जो प्रकाशन का वर्ष था, आरंभ का वर्ष, वो था 1879 1870। उसके बाद दूसरा जो समाचार पत्र है वो भारत मित्र। इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्ता। और इसके साथ एक विशेषता जुड़ी हुई है, वो ये कि ये प्रथम हिंदी का था, माने हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था ये। उसके बाद हिंदुस्तान का नाम आता है जो अभी आपके पास चल रहा है, जिसको आप पढ़ते हैं, बिहार का लीडिंग अखबार है ये। इसके मदन मोहन मालवीय संपादक, मदन मोहन मालवीय। सब याद करते हुए चलिए, बोर्ड पर खूब ध्यान दीजिए। बोर्ड पर लिखने का उद्देश्य हमारा यही है कि आपको आधा बात कम से कम क्लास में ही याद हो जाए। और अगला जो समाचार पत्र है वो कवि वचन सुधा। कवि वचन जिसका डेट नहीं है, उसका नहीं मिला है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। इसका जो संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने हिंदी माध्यम से ही बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। और इसका पीरियड जो मिलता है 1867 ईस्वी से, 1867। उसके बाद है इंडिपेंडेंट
इसके जो संपादक थे मोतीलाल नेहरू थे और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इसकी भाषा क्या थी? इंग्लिश थी। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स का, इसके जो संपादक थे के.एम. पनिकर थे। के.एम. पनिकर। और इसका जो समय था प्रकाशन का वो 1923 में था। इसके साथ एक विशेषता जुड़ी हुई है इस अखबार के साथ, और वो ये कि अकाली सिख आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अकाली सिख आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद एक नाम आपको मिलेगा अल हिलाल और अल बिलाग। अल हिलाल और अल बिलाग। इसके दोनों का प्रकाशन वर्ष जो है 12 और 15 है, 1912 और 1950। दोनों के संपादक जो थे वो मौलाना आजाद थे। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कॉमरेड और हमदर्द। कॉमरेड ये उर्दू में था, सॉरी अंग्रेजी में था, और हमदर्द जो था वो उर्दू में था। और ये दोनों के संपादक जो थे मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ये मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे जिनको अली बंधु कहा जाता था। और उसके बाद एक आपको मिलेगा हमदम। ये लखनऊ से प्रकाशित होता था और इसके संपादक जो थे वो हमीद उल अंसारी थे। हमीद उल अंसारी थे। तो जो पिछला बोर्ड था उसके अतिरिक्त इतने समाचार पत्र आपको और याद करने हैं, ये इनके तथ्यों को समझना है। उसमें जो पहला हमने लिखा है इस बोर्ड पे वो है बंगाली। बंगाली के जो संस्थापक या संपादक कह लीजिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और इस समाचार पत्र को 1879 ईस्वी में यानी 1879 ईस्वी में इन्होंने निकालना प्रारंभ किया। इसकी विशेषता ये थी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो जब 1853 के अधिनियम के तहत पहली बार सिविल सर्विस सेवा की परीक्षाएं, सिविल सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी, तो वो परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थी और इंग्लैंड में जाकर के परीक्षा देना काफ़ी कठिन था। आयु 21 वर्ष रखी गई थी। तो पहले 3 व्यक्ति भारतीय थे जो इतने कठिन परीक्षा को ब्रिटेन में जाकर करके पास किया था, और ये भारत के पहले आईसीएस बनने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इनको बनने के बावजूद भी असम में इनका डिपुटेशन हुआ और वहाँ इनको पद से हटा दिया गया। एक बार हटाया गया तो ये ब्रिटेन में जाकर के मुकदमा किया, प्रीवी काउंसिल्स में मुकदमा जीते, फिर ज्वाइन किया, लेकिन फिर निर्योग्यता लगा कर करके हटा दिया गया। और हद तो तब हो गई
जब 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। तो भारतीय परिवेश में किसी भी भारतीय के द्वारा 19 वर्ष की आयु में आईसीएस का परीक्षा पास करना एक प्रकार से असंभव हो गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक्चुअली में जो आंदोलन चलाया वो नागरिक सेवा आंदोलन से शुरुआत की, सिविल सर्विस मूवमेंट। तो ये जो समाचार पत्र था वो इसी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए था। फिर आगे चल करके सुरेंद्र बनर्जी ने महसूस किया कि जब तक ब्रिटिश सत्ता के अंदर घुसे हुए अवगुणों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा, सिविल सर्विस हो चाहे आम नागरिक के समस्या है। और इसके लिए उन्होंने महसूस किया कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन भारतीयों का होना चाहिए, जहां भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर के विचार विमर्श करें और अंग्रेजों पर दबाव बनाएं। तो उन्होंने इसके लिए अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस नाम का एक बैठक बुलाई थी 1883 ईस्वी में कलकत्ता में, और वहां भारत के सभी क्षेत्रों से प्रमुख नेताओं को बुला करके इकट्ठा किया था और फैसला हुआ था कि एक साल बाद यानी 1885 में इसकी दूसरी बैठक होगी और उसमें संगठन बन करके तैयार हो जाए। तो फिर 1885 में संगठन बनाने के लिए कलकत्ते में बैठक हुई अखिल भारतीय संघ का। इसी समय दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो दादा भाई नौरोजी और ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा मुंबई में बैठक बुलाई गई। यही वजह था कि उस बैठक में जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं पहुंच पाए थे, हालांकि वो विरोधी नहीं थे उसके। और बाद में जब वहां स्थापित कांग्रेस हो गया तो फिर उन्होंने अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो आहूत किया था बैठक, उसके बाद बंद कर दिया और वो खुद जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये सारा घटनाक्रम में जो विवरण है उस समय का जो मिलेगा आपको, किसमें मिलेगा? बंगाली में मिलेगा। और ये अंग्रेजी का समाचार पत्र था, बंगला भाषा में नहीं छपता। उसके बाद है भारत में बाल मुकुट गुप्ता। इसके साथ विशेषता क्या है कि ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार। जैसे बंगाल गजट आपने देखा था कि बंगला में प्रकाशित होने वाला प्रथम इंडियन गजट बंगला में प्रकाशित होने वाला प्रथम था, तो उसी ढंग से भारत मित्र जो है वो हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम था। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जो हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे। हिंदी का जो रूप आप अभी देखते हैं, हिंदी में दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना होगा। एक अमीर खुसरो जिसने हिंदी को जन्म दिया, और दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने हिंदी को आधुनिकता प्रदान की। हाँ, आपको नहीं पता है? ये दोनों लैंग्वेज हिंदी और उर्दू का जो ओरिजिनेट किया वो दिल्ली सल्तनत में किया। दिल्ली सल्तनत से पहले आप इन दो भाषाओं का अस्तित्व नहीं पाइएगा। और ये दोनों भाषा कहाँ? तो सैनिक छावनियों में और बाजारों में उदित हुई थी। सैनिक छावनियों में और बाजारों में क्यों उदित हुई? इसलिए उदित हुई कि ये दोनों जगहों पर विभिन्न भाषा भाषी लोग एकत्र होते थे। सेना में भी सिर्फ तुर्क नहीं थे, गैर तुर्क थे, और बाजार में भी सामान खरीदने के लिए सभी लोग आते थे। तो ऐसे में विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व के कारण सभी भाषाओं से कुछ कुछ शब्द मिल करके जो है एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसको उर्दू और हिंदी के नाम से जानते हैं। ये 13वीं शताब्दी से पहले इसका अस्तित्व आपको नहीं मिलेगा। ये 13वीं शताब्दी में उदित हुआ। उस समय जो था वो खड़ी बोली था। क्या था? खड़ी बोली। तो वो आप अभी समझ नहीं पाएंगे। इसको एक जन सामान्य की भाषा बनाने का जो प्रयास किया, उस व्यक्तित्व का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बात समझ में आई? उसके बाद इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी में निकाला। हिंदुस्तान टाइम्स के पनिकर 1923 में निकाला। इसकी विशेषता ये है कि ये जो लक्ष्य था कि 1920 ईस्वी के बाद पंजाब में एक आंदोलन चला, अकाली आंदोलन। अकाली आंदोलन क्या था पता है आपको? जितने गुरुद्वारे थे उसके महंतों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले रखा था और प्रत्येक गुरुद्वारा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था।
अंग्रेज जानते थे कि सिख एक मजबूत जाति है और 1857 के विद्रोह के साथ ही साथ के समय से ही सिख हमारा एक समर्थक वर्ग के रूप में भारत में है। 1857 के विद्रोह को दबाने में सिखों ने बहुत महती भूमिका निभाई थी। इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश सेना ने अपने आप को संगठित किया तो प्रजातीय आधार पर संगठित करना शुरू कर दिया। सिख रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जो उनके समर्थक, महार रेजिमेंट, जो चूंकि महारों ने पेशवा के खिलाफ साथ दिया था अंग्रेजों का, तो इस तरीके से जो समर्थक जातियां उनकी थी उनका रेजिमेंट उन्होंने बना दिया था। तो इस समय तक जब राष्ट्रीय आंदोलन काफी उफान पर था गांधी जी के आने के कारण, तो सिख लोग जो ब्रिटिश समर्थक थे उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी। तो उनकी राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जो महंत थे, जो हर गुरुद्वारे में एक महंत हुआ करता था यह है, जो कह लीजिए, उनको अपने कब्जे में ले लिया और बहुत सारी सुविधाएं उनको प्रदान कर दी, जिससे गुरुद्वारे जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। तो सिखों ने इसके खिलाफ अकाली आंदोलन शुरू किया। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का गठन इसी समय हुआ था और उसका एक चैप्टर है, वो हम आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाएंगे, तो उसमें ज़्यादा डिटेल बहस करेंगे। यहाँ आप ये जानिए कि भ्रष्ट महंतों को, गुरुद्वारा को भ्रष्ट महंतों से मुक्त कराने के लिए के.एम. पनिकर ने हिंदुस्तान टाइम्स में लेख लिखना शुरू किया। बात समझ में आई? एक लंबी लड़ाई चली, वो बाद में होगी। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जहाँ तक बात है, तो इन्होंने अल हिलाल 1912 ईस्वी, अल बिलाद 1915 ईस्वी में दोनों उर्दू में निकाला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्ता इस माने में बहुत बढ़ जाती है कि इसके पहले का जो मुस्लिम नेतृत्व था भारत में, वो ब्रिटिश समर्थक था और राष्ट्रीयता के विरोधी था। और इसको जन्म किसने दिया था? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया, अलीगढ़ एक मूवमेंट था, वो एक प्रकार का ब्रिटिश समर्थक मूवमेंट था और भारत में उभर रहे राष्ट्रवाद के विरुद्ध मूवमेंट था। क्योंकि सर सैयद अहमद खान की जो विचारधारा थी, वो तहज़ीबुल अखलाक, जो उन्होंने अपने समय में एक पत्रिका निकाला था, उसमें आपको बखूबी मिल जाएगा और उसके अध्ययन से पता चलता है कि उनका विचार था कि भारत में मुसलमानों का शासन था, राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है ये चलेगा तो इससे लोकतंत्र स्थापित होगा और लोकतंत्र में हिंदू बहुमत में है, इसलिए उनका शासन स्थापित हो जाएगा। तो भारतीय मुसलमानों से सत्ता छीन जाएगी, इसलिए भारतीय मुसलमानों के लिए श्रेयस्कर है कि अंग्रेजों का साथ दे और अंग्रेज यहाँ हमेशा रहे। तो एक प्रकार से सर सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से काट दिया था। इसीलिए 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा। तो 1885 से लेकर करके 1910 तक जो कांग्रेस के अंदर मुस्लिम प्रतिनिधित्व था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमान कटे हुए थे, ठेठ भाषा में। ऐसी विपरीत परिस्थिति में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उदय होता है, जो 1912 ईस्वी का समय देख रहे हैं। इस समय इनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी और उस आयु में इन्होंने कलकत्ता से अल हिलाल नामक उर्दू में समाचार पत्र निकाला और इसका उस समय के समाचार पत्रों में सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन था। कलकत्ता से लेकर लखनऊ तक ये समाचार पत्र हर जगह पढ़ा जाता था और इस समाचार पत्र के माध्यम से मौलाना आज़ाद ने जो पूर्व की विचारधारा थी सैयद अहमद खान की, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी बना दिया। 12 से लेकर 15 तक ये चला। ये 3 वर्षों के अंदर ही मौलाना आज़ाद ने इतना महत्वपूर्ण काम कर दिया। फिर ये इस पर प्रतिबंध लग गया, बंद हो गया और उसके बाद अल बिलाग शुरू किया। ये 6 महीने या 3 महीना साथ चला। उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके नज़रबंद कर दिया गया रांची में। तो 15 से 20 तक ये नज़रबंद रहे रांची में। तो कहने का अर्थ ये कि एक ऐसा व्यक्तित्व है
कि जिसने अंग्रेजों के फूट डालो नीति पर कड़ा प्रहार किया और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया था। अगर ये एकता स्थापित नहीं होती तो राष्ट्रीय आंदोलन सफल भी नहीं होता। यही वजह है कि बाद के कालों में गांधी और मौलाना आज़ाद या नेहरू और मौलाना आज़ाद में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस देखने को मिलता है और सबसे कम आयु में लोगों ने इनको, मौलाना आज़ाद को, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। मात्र 24 साल के आयु में बनने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक 7 वर्षों तक अध्यक्षता करने वाले ये एकमात्र व्यक्ति थे। इतना अब्दुल कलाम आजाद, हाँ, इतना लंबे समय तक किसी ने भी अध्यक्षता नहीं की थी। मोहम्मद अली, ये 2 भाई थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं है, शौकत अली या मोहम्मद अली 2 भाई थे। इन्होंने भी, अली ब्रदर्स को कहा जाता है, इन्होंने भी कॉमरेड अंग्रेजी में और हमदर्द उर्दू में निकाला और उसके बाद हमीद उल अंसारी ने लखनऊ से हमदम नामक समाचार पत्र निकाला। ये सब वो समाचार पत्र थे जो पूर्व के बोर्ड में और इसमें हमने इस बोर्ड पर आपको पढ़ाया। इसको कंठस्थ कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, जीएस के दृष्टिकोण से भी और मुख्य परीक्षा में भी जो प्रश्न आएंगे तो आप इनकी व्याख्या कर करके मुख्य परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला इससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक्स है जो हमें पढ़ाना है वो ये कि समाचार एजेंसियां, क्या चीज? समाचार एजेंसी। आप इस शब्द का अर्थ समझ रहे हैं ऋतु रंजन जी? समाचार एजेंसियों का क्या है? समाचार पत्र निकलता है। अभी भी समाचार से पीटीआई, यूएनआई सब है ना, वार्ता। तो देखिए एक होता है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। तो जो समाचार पत्र होता है उसके अपने रिपोर्टर होते हैं और वो रिपोर्ट कलेक्ट करके अपने समाचार पत्र के एडिटर को देते हैं और वो एडिटर या संपादक उसका पत्रेक्षण करके, पत्रेक्षण का मतलब हुआ एडिटिंग करके, माने कुछ बात हटा करके कुछ बात जोड़ करके वो उसमें छपवाता है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ समाचार कलेक्ट करती हैं, उनका समाचार पत्र निकलता नहीं है। वो समाचारों के कलेक्टर होते हैं, संग्रहकर्ता होते हैं और संग्रह करने के बाद जो तत्कालीन जितना समाचार पत्र होता है जो उनसे रजिस्टर करवाता है अपने आप को, उन सबों को वो समाचार सप्लाई कर देते हैं। तो समाचार पत्रों को जो एजेंसी समाचार दे उसी को समाचार एजेंसी कहा जाता है। क्लियर? तो उस समय इसका भी विकास हुआ, वो भी जानना चाहिए आपको। उसमें सबसे पहला था राइटर। क्या था? राइटर। इसका जो आरंभ हुआ था 1860 ईस्वी। कब? 1860। दूसरा जो था एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है? इसका जो हुआ था 1905 में, 1905। उसके बाद है फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस। इसका हुआ था 1927 में, 1927। और लास्ट में है यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। इसका जो हुआ था 1934। तो ये कुल 4 समाचार एजेंसियां थी जो समाचार एजेंसियां आज़ादी से पहले स्थापित हुई थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रॉनिकल वाइज सरियाने के लिए आपको दिया जाए। मेंस के लिए तो अपनी जगह पर ही है, तो आपसे अपेक्षा है कि इसको भी अपने मस्तिष्क में रखें। तो ये था छात्रों पूरा विवरण स्वतंत्रता के आंदोलन में भारतीय समाचार पत्रों का विकास
अगले क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।